हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बेटे आज 10+2 फिजिक्स के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत कर रहे हैं। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो डेरिवेशन ले रहे हैं, जिसके ऊपर आगे न्यूमेरिकल सेक्शन काफ़ी बनने वाला है और एनसीईआरटी में काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेरिवेशन को ध्यान से समझें, उसके कंसेप्ट को समझें, फिर धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स की ओर प्रोसीड करने वाले हैं। तो एक या दो वीडियो और बनेंगे इस चैप्टर के। फिर हम दोबारा से बता रहे हैं कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल, एनसीईआरटी सोल्व्ड, अनसोल्व्ड, एग्जाम्पल प्रॉब्लम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठे ही नेक्स्ट 2-3 वीडियो के अंदर अपलोड करने वाले हैं। आप एक कंटिन्यूटी में सारे लेक्चर देखते चलिए। लेक्चर नंबर 9 में बैठना है तो लेक्चर नंबर 1 से 8 देख कर बैठिए। ठीक है, तो ये व्यूज़ के लिए नहीं कहा जा रहा है कि ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होगा। एक तरह की टीचर की एक तरह की एक लेक्चर सीरीज चल रही है, उसका हमने कैसे पढ़ाने की कोशिश करी है, उसको कंटिन्यूटी में देखते चलें। पूरे लेक्चर को ध्यान से सुन के समझ के बैठ जाएं। लेक्चर नंबर 8 तक आ गया तो 9 1 मिनट में ही आ जाएगा। 1 मिनट मतलब हार्डली 5 मिनट गेम। अगर हम लेक्चर 8 सुने बगैर लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे तो हमें कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 का रिजल्ट मैं लेक्चर नंबर 9 में डायरेक्ट लगाने वाला हूँ। तो लेक्चर नंबर 8 में मैंने टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कराया है। अभी उसका वीडियो में हमने डाला है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं डायरेक्टली उसका रिजल्ट यूज़ करूँगा। अब जिसने वो देखा ही नहीं उसको कैसे पता चलेगा। फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑफ लेंथ 2a है, उसको हमने शुरू से ही प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो लेक्चर नंबर 8 का टॉर्क वाले आर्टिकल का रिजल्ट डायरेक्टली लगाने लगे हैं। कहाँ पे रखा हुआ है इस डाइपोल को? एट एन एंगल थीटा विद ई वेक्टर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है। ऐसे करते हैं, मान लो ये उसका मिड पॉइंट है, ए भी उसकी लेंथ है। ठीक है, तो 2a उसकी लेंथ हो गई। तो डाइपोल मूवमेंट कितना हो गया? E इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ध्यान से समझिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उसी समय उसके ऊपर दो फोर्सेस लगनी शुरू हो गई। एक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चले जाएगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, डाइपोल के पॉजिटिव एंड के ऊपर। एक जो फील्ड है, यहाँ देखिए, ये फील्ड, ये जो एंड है नेगेटिव चार्ज वाला, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है F = माइनस की हुई, ये ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। दोनों मिलके क्या करने वाले हैं? इस डाइपोल को रोटेट करने वाले हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट ये डाइपोल इन द पैरेलल विद पैरेलल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, जिसको हम फिजिक्स की दुनिया में आगे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो टॉर्क की कोशिश है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक कपल बना रहे हैं, मिलके टॉर्क पैदा कर रहे हैं। टॉर्क वेक्ट कर रहा है डाइपोल के ऊपर, वो कोशिश कर रहा है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाया जाए। तो ये कंसेप्ट हमें पहले से पता है। वी नो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज PE sin थीटा। ये हमने प्रूव नहीं करना, दिस रिजल्ट ऑफ लेक्चर नंबर 8। ये टॉर्क क्या कर रहे हैं? ठीक है, दिस टॉर्क मैं बोल के भी खत्म कर सकता हूँ डेरिवेशन को हार्डली 5 मिनट्स के अंदर। मैं चाह रहा हूँ आप लिखा रहेगा तो जब बजे इसको सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। दिस टॉर्क विल टेंड टू रोटेट द डाइपोल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा ये डाइपोल, दैट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विलिब्रियम में आना कोशिश करेगा, स्टेबल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द। अब हमारा कंसेप्ट है, अगर इसी डाइपोल को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैरेलल लाइन से दिखाई गई है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन से, अगर इसी डाइपोल को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो ये जाएगा नहीं। टॉर्क इसको राइट साइड में घुमाता रहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना चाहेंगे तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं। वी विल हैव टू डू सम वर्क। लेट, मान लेते हैं इसको पहले थोड़ा एंगल रोटेट करवाते हैं। ठीक है, लेट
dw is small amount of work done to rotate the dipole in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज अपने भी जा रहे हैं थ्रू स्मॉल एंगल, हम इसको स्मॉल एंगल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा अगर रोटेट करना चाहते हैं तो डायग्राम द्वारा बना सकते हैं। तो डेरिवेशन कितने मिनट लेगी? 10 to 15 मिनट्स। रिजल्ट्स कितने देगी? 4 to 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। याद करने से क्या बेनिफिट होगा? न्यूमेरिकल का बेस बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, एमसीक्यू होगा, सीबीएसई होगा, नीट का बेस बनेगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं होते नीट, घबराते रहते हैं लोग। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। मान लो पहले ऐसे रखा था थीटा एंगल ना, अब इसको हम थोड़ा सा और घुमा रहे हैं। लेट अस टेक थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा लेके जाना चाह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्या चीजें हैं? ए डैश बी डैश। ए पे कौन है? माइनस क्यू चार्ज, बी पे कौन है? प्लस क्यू। इधर कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको स्मॉल डायरेक्शन स्मॉल एंगल, मान लो ये 45 डिग्री पहले ही पड़ा है डाइपोल, हम इसको 1 डिग्री या 2 डिग्री 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में लेके जाना चाहते हैं, तो ये वाला जो टॉर्क लग रहा है पहले वाला, ये वाला। कंसेप्ट क्लैरिटी है नहीं, न्यूमेरिकल कर लें, न्यूमेरिकल कर लें, हो जाएंगे न्यूमेरिकल, फंसेंगे न्यूमेरिकल सारे। इसलिए बहुत सारे बच्चों से एनसीईआरटी बुक होती नहीं। एक कॉमन परसेप्शन है कि एनसीईआरटी फिजिक्स की बहुत बहुत मुश्किल है। नो, ये रॉन्ग है, बहुत इजी है, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये देखो उल्टी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। अब क्या होएगा? हमें जो ये टॉर्क लग रहा है, जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो हमें जाने नहीं देगा। हम लेके कैसे जाना चाह रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? जो एग्जिस्टिंग टॉर्क है थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी है? पीई साइन थीटा डी थीटा। तो ये जो वर्क डन है, ये स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल वर्क डन आ गया। मान लो हम टोटल वर्क डन करना चाहते हैं, मान लो पहले डाइपोल को मैंने 45 रखा हुआ है, अब मैं इसको 120 पे ले जाना चाहता हूँ, फाइनल पोजीशन 120। तो मैं इनिशियल पोजीशन को थीटे को थीटा 1 कह दूंगा 45, थीटा 2 को 120 कह दूंगा। मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे नॉन मेडिकल के हो, ध्यान से समझो। इस केस में टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन इन मूविंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सी पोजीशन से मूव करवा रहे हैं इसको? फ्रॉम थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2। मतलब इनिशियल थीटा 1 है, फाइनल थीटा 2 है। हमें नहीं पता, हमने थीटा 1 वैसे एग्जांपल बोल रहे हैं कि 45 मान लो, थीटा 2 120 मान लो। ठीक है, इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। एक होती है डिफरेंशिएशन, एक होती है इंटीग्रेशन। जब स्मॉल स्मॉल वर्क डन कंटिन्यूस कर रहे हैं, उसका टोटल वर्क डन करना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, दोनों तो इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं, ई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट्स लेंगे यहाँ थीटा 1 और थीटा 2, ये डिफरेंस इंटीग्रेशन कट जाएगा, ये आ जाएगा टोटल वर्क डन डब्ल्यू। जो चीज़ कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से या इंटीग्रेशन से बाहर हो जाती है, साइन थीटा डी थीटा हो जाता है। तो लिमिट पुट करते हैं, लो लिमिट यहाँ लिखते हैं, अपर लिमिट यहाँ लिखते हैं। ये एक इंटीग्रेशन का साइन है। वैसे तो प्लस 2 वाले बच्चे आप काफ़ी मेच्योर हो गए होंगे, समझ आ रही है सारी कुछ। पीई, ये रिजल्ट याद करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। जो तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो प्लस 2 के नॉन मेडिकल मैथ्स के अंदर इस टॉपिक तक पहुंच गए होंगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन तक। लेकिन जो मेडिकल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्लस 1 में मैथमेटिकल टूल पढ़ाते हैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू मैथ्स कराते हैं। ये याद करेंगे सब बच्चे। साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन क्या है? कॉस थीटा विद माइनस, लिमिट बाद में पुट करेंगे, ब्रैकेट खत्म, इंटीग्रेशन साइन खत्म, ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट।
अब माइनस बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, ब्रैकेट में बचा कॉस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2, ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस पीई इंटीग्रेशन कॉस ऑफ अपर लिमिट। कैसे पुट करते हैं, थीटा की जगह पे पहले थीटा 2 लिखेंगे, फिर थीटा की जगह पे थीटा 1 लिखेंगे, cos theta upper limit minus cos theta 1 lower limit. This is total work done in rotating the dipole from initial position theta 1 to theta 2. मान लो इसको दिखाना ही हो डायग्राम के अंदर है, वैसे जरूरत नहीं है। मान लो पहले डाइपोल ऐसे पड़ा था, ये थीटा 1 पोजीशन पे था, अब इसको यहाँ ले गए, ठीक है, अब ये पोजीशन हो गई है। तो पेपर में दो डायग्राम बहुत हैं दिखाने के लिए, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो ये स्ट्रेट, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला सारा, ये सारा ही, ये थीटा 2 है। हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पहली पोजीशन में डाइपोल थीटा 1 एंगल पे इंक्लाइंड था, दूसरे केस में वही डाइपोल थीटा 2 पोजीशन पे इंक्लाइंड है विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे लगने वाला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो हम 11th में पढ़ते हैं कि वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ लिखेंगे दिस वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल U2 minus U1, U2 is फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, UF भी लिख सकते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और U1 को हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, UI भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है अपने कौन से सिंबल्स लेके चलना है, नो प्रॉब्लम। तो दिस वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई। अभी जो रिजल्ट आया था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर दिस आर्टिकल। बट अगर डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, और पेपर में एग्जाम आता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है या ऐसे एग्जामिनेशन पूछता है CBSE में, prove that potential energy of the electric dipole is a scalar quantity and is given by this formula, तब भी यही डेरिवेशन है। अब इस डेरिवेशन तक इसको कैसे पहुंचाना है, ठीक है, तो सी है। अब हम करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि व्हेन थीटा इज थीटा 1, हम अपनी तरफ से ले रहे हैं कि जब थीटा 1 90 डिग्री था तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मान ली, सपोज कर ली मैंने। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इंक्लाइन 90 डिग्री पे था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब मैंने थीटा 2, जिसको थीटा 2 कहते हैं, उसको थीटा मान लिया, इट में भी 120, इट में भी 150, हमें नहीं पता, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने फाइनल यू मान लिया, यू से। ये मैंने सपोज किया ना, इसको भी प्रूव कर देंगे कि ये सचमुच ऐसे होता है, यस ऐसे होता है। अब देखते हैं वर्क डन का आंसर क्या आने वाला है। वर्क डन इज इक्वल टू U2 माइनस U1 माइनस PE cos अपर लिमिट थीटा 2 थीटा माइनस cos थीटा 1 cos 90। दिस आर्टिकल इज माइनस PE cos थीटा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर 0। वर्क डन इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये U2 पुट होगा, U, ये U आ गया, U1 हो गया 0 माइनस PE cos थीटा। तो ये जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिसका आंसर आ गया माइनस PE cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब यहीं पे देखते हैं कि P एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टेप बाय स्टेप को सीक्वेंस में समझते चलिए।
ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी वेक्टर है। दो वेक्टरों के बीच में, ये भी दोबारा आपसे मेरे वीडियो देख लीजिए, वेक्टर चैप्टर के +1 के मैंने डाले हैं 10-12, वेरी वेरी इजी लैंग्वेज में। ए बी कॉस थीटा होता है, सबको ही पता है। डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो सी के ऊपर वेक्टर आएगा नहीं, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, पी एक वेक्टर है, ए बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा वेक्टर है, ई बन गया, थीटा कॉस थीटा यहाँ खत्म हो गया क्योंकि ए डॉट भी बन गया। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole placed in the uniform electric field is a scalar quantity. Here u, it is a dot product of two vector, it is a scalar quantity, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था। इसलिए अब स्पेशल केस में देखते हैं कि किस किस कंडीशन में क्या होने वाला है। पहला केस देखते हैं कि थीटा 0 कर लेते हैं, फिर वही कंसेप्ट आ गया कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमने डाइपोल को रखा हुआ है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले से स्पेसिफाई कर रखी है, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन से दिखाई जा रही है। तो अब ध्यान से देखें, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आता है, माइनस पी ई कॉस 0। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कॉस 0 1 होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव आ गई, नेगेटिव भी कह लो और मिनिमम भी कह लो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होती है जब डाइपोल को हमने पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है ना। नेगेटिव बोल लो, ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखो जो मैंने सपोज किया था, अगर थीटा 90 ले लें, पहले बताओ थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वन इज पी एंड सेकंड इज ई, दोनों के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं, समझ लो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। आप पता लग गया, जब टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाई थीटा 90 होता है, पोटेंशियल 0 होती है। अगर टॉर्क वाला आर्टिकल देखें, टॉर्क वाला आर्टिकल पी ई साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, जब थीटा 90 था तो पिछले डेरिवेशन में लेक्चर नंबर 8 में टॉर्क वाले में साइन की वैल्यू कितनी आई थी, साइन 91। टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ गई थी और मैक्सिमम आ गई थी। जब टॉर्क मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, उस समय डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं, फर्स्ट वाले केस को, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 0 डिग्री है, तो डाइपोल कौन सी पोजीशन में पड़ा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। थर्ड केस, अगर उल्टा पड़ा है, थीटा 180 है, मींस जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में डाइपोल है नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल उल्टा पड़ा है, मतलब माइनस चार्ज इधर है, प्लस की चार्ज इधर है, और उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो इस तरफ चला गया है, लेफ्ट की तरफ। थीटा बन चुका है यहाँ पे अब 180, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डाइपोल मोड के बीच में एंगल कितना बन गया है, 180। और cos 180 कितना होता है, -1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर फिजिक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई cos 180। cos 180 को क्या कहते हैं, -1, ये याद कर लो। वैसे तो हमने जो मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया होता है 11th में। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव भी होगी और मैक्सिमम भी होगी। ओके, जस्ट वेट। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी आ गई और हमारे पास इसका आंसर अब पॉजिटिव आ गया। तीनों के डिस्कस हो गए हमारे पास, जो भी क्वेश्चन नंबर डालना डाल। ठीक है, लेट अस सी क्या लिखा है पीछे क्वेश्चन में। तो ये एक रिजल्ट रहा ए, ये फर्स्ट केस रहा -1, ये सेकंड केस रहा 2, थर्ड केस रहा, तीनों केसेस में ये रहा 3। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में भी, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट इंक्लाइंड हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0, मैक्सिमम माइनस पीई 0 प्लस पीई, स्टेबल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब टॉर्क वाला आर्टिकल का कंसेप्ट इसके साथ जुड़ गया। टॉर्क वाला भी साथ देख लो, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ साइन 0 0 साइन 0 लिखना नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट। जब थीटा 0 है, मिनिमम कब केसेस हैं, थीटा 0, ये कब केस है, दूसरा थीटा 90, ये कब केस है, थीटा 180। अगर समझ नहीं है टॉपिक, दूसरे केस में टॉर्क कितना है, पीई साइन 90, टॉर्क कितना टॉर्क है, मैक्सिमम। जब टॉर्क 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब टॉर्क मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तीसरा केस देखिए, फिर टॉर्क 180 है, साइन 180 है, टॉर्क फिर 0 है, तो साइन 180 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये एक कंसेप्ट है याद करने के लिए। तो एक छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। और अभी एक देख लीजिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole from theta 1 equal to 0 degree to theta 2 equal to 180 डिग्री। सीधी सी बात है कि अगर डाइपोल पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल पड़ा है, अब उसको एंटी पैरेलल लेके आना, तो हम बेसिक कंसेप्ट ये यूज करेंगे, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। हियर थीटा 1 स्टार्टिंग पोजीशन में एंगल कितना है, 0, लेके कहाँ जाना है फाइनल पोजीशन में, 180। तो अपना ये जो जड़ था अभी टॉर्क वाले पोटेंशियल एनर्जी वाले आर्टिकल का, वो हमने लर्न करके रखना है। cos थीटा 2, थीटा 2 कितना है, 180, जाना लेके कहाँ से है, 0 से। तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, साइन थीटा 90 तक वैल्यूज तो हमें याद ही होती है लॉ क्लासेस के अंदर, ठीक है। साइन 180 0, cos 180 माइनस 1, इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती। cos 180 माइनस 1, cos 0 माइनस 1, सॉरी 1, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 एंड प्लस 2 ट्वाइस। टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ये वर्क डन है in rotating the dipole from initial position to final position given by the values given in the numerical। थीटा 145 भी हो सकता है, थीटा 2 120 भी हो सकता है। अगर ऐसी वैल्यू देता है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के साइन 120 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू, साइन 140, अगर ये देखना चाहते हो तो मेरे अपने चैनल के अंदर +1 के एक सिंपल 2-3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे बनाए हुए हैं, जिसपे ये बस इतना ही बताया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में थीटा की वैल्यू मोर देन 90 हो तो वो 2 रूल से निकलती है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 लगाएं ट्रिग्नोमेट्री का तब भी आंसर सेम आता है, रूल नंबर 2 लगाएं तो तब भी आता है। आप जाके दोनों वीडियो को वॉच कर लो, आपकी ये वाली प्रॉब्लम बार बार किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आ गई तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये न्यूमेरिकल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बाकी ये डिटेल में न्यूमेरिकल हम बाद में अभी अगले वीडियो सीरीज में करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल के ही लेक्चर्स चलेंगे 2-3 दिन। ये तो एक सैंपल के लिए है कि जैसे जैसे आर्टिकल्स हैं उसके साथ कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम theta 1 equal to 30 degree to theta 2 equal to 120 degree. Let us do it this numerical and end the today lecture. Work done क्या है, okay, work done equal to minus PE cos theta 2 minus cos theta 1 equal to change in potential energy भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने करेंगे थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री, हमें पता होना चाहिए cos 30 कितना होता है, चलो 60 कर लेते हैं, वैल्यू सॉल्व करनी आसान हो जाएगी, है ना। cos 60 कितना होता है जी, cos 60 डिग्री, हाँ जी 1/2 हो गया जी। टेबल याद है, फटाफट आपने याद करना टेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी करेक्ट।
ये टेबल है, लो क्लास में पढ़ाया जाता है, 9th 10th ट्रिग्नोमेट्री में सबको पता है, नहीं पता है रिवाइज कर लो। 30, 45, 60, 90, यहाँ लिखते होते हैं हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर चले जाएगा, ये 1/√2 सेम रहेगा, ये इधर आ जाएगी, √3/2, 1/2, सिमिलरली बाद में इसको भी देख लेंगे। Our question is cos 60, ये रहा cos 60, 1/2 कैसे याद करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 4, फिर उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 4, 3, 2, 1, 0, फिर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4, स्क्वायर रूट ले लो। तो मुझे तो एज ए फिफ्थ टीचर सीधी वैल्यू याद हो गई है। cos 120, now see the value cos 120, cos 120 को ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इट इज माइनस कॉस 60। ये रूल है, आप ध्यान से वहां से पढ़ोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव, इसमें टेन और उल्टा कॉट पॉजिटिव। अगर यहाँ पे लेक्चर देंगे बहुत लंबा हो जाएगा, सेकेंड और कोसेकेंट पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। जब यहाँ पे 180 होता है, कॉस का आंसर कॉस में आता है, थीटा का आंसर थीटे में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट दो पॉजिटिव हैं, बाकी चार टी रेशियो नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन आ गया, इसका आंसर -1/2 हो गया। अगर इस आर्टिकल में चलें तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं लेक्चर को। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर असाइनमेंट भी देंगे करना। cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई, cos थीटा 2, cos थीटा 2, cos 120 माइनस cos थीटा 1, cos 60, ठीक है। लो जी, ये cos थीटा वैल्यू -1/2, ये देखो उसकी वैल्यू 1/2, तो -1/2 कितना हो गया, ये बेटा दोनों को ऐड करोगे -1 हो गया, -1/2, -1/2, -1, माइनस एंड माइनस प्लस। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या करेगी एनसीईआरटी या एग्जामिनर, क्या करेगा, डाइपोल की चार्जेस भी देगा। पी क्या होता है, चार्ज इंटू 2a, चार्ज भी देंगे, लेंथ ऑफ डाइपोल भी देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी देंगे। तो फिर न्यूमेरिकल की फाइनल कैलकुलेशन आपको पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप बच्चों को ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को जल्दी जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल कब बनेगी, जब हम वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क करेंगे। पहले एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि उसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं, एक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चली जाती है, एक इन द डायरेक्शन ऑपोजिट फील्ड चली जाती है, दोनों मिलकर कपल ऑफ फोर्सेस बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को एंगल थीटे पे रखने के बाद उसके ऊपर कपल ऑफ फोर्स लगने का एक टॉर्क क्रिएट होता है। वो टॉर्क इस डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो उस टॉर्क का डेरिवेशन नंबर लेक्चर नंबर 8 में उसकी डेरिवेशन कर दी गई है। इतना टॉर्क लगता है। अब हम चाहते हैं कि ये डाइपोल उल्टा घूमे, एंटी क्लॉकवाइज जाए, अपने आप नहीं जाएगा क्योंकि टॉर्क लग रहा है स्प्रिंग सिस्टम की तरह, स्प्रिंग लग रहा है, उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जो टॉर्क लगा है वो, जैसे तुम लोग नहीं पढ़ना चाह रहे बच्चे और टीचर जबरदस्ती पढ़ाए क्लास के अंदर, तो टीचर को क्या करना पड़ता है, मैकेनिकल वर्क डन डांटना पड़ता है, ठीक है, कभी प्यार से मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, तो उसको पढ़ाना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, मैकेनिकल, इमोशनल, इंस्पिरेशनल। तो वो उससे क्या होता है, वो वर्क डन जो है वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो डेरिवेशन आपको पहले भी समझ थी अब और समझ आ गई। तो पहले भी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की थी, अब और होगी। तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं बनता। तो यहाँ तक हम लिख दिया ये टाइप। अब स्मॉल एंगल डी थीटा मूव पर आके देखेंगे इतना वर्क डन आ गया, टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, कुछ स्टार्टिंग पोजीशन थीटा 1 ले लेंगे, थीटा 2 फाइनल ले लेंगे, अपनी डेरिवेशन को इंटीग्रेशन मेथड से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके जो रिजल्ट आ जाएगा, फिर फिजिक्स कहती है अपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। ऐसे नहीं लिखना कि वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, ये रॉन्ग मेथड है, परसेप्शन गलत है। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो U2 को मैंने फाइनल कह दिया, U1 को इनिशियल कह दिया, ये एक रिजल्ट बन गया। ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है, तो ज़्यादा
न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहा है। कमिट टू मेमोरी दिस इज ऑल। आगे हम जूम करते हैं कि थीटा 190 लेके चलते हैं। मान लो डाइपोल को हमने स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर रखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर की डाइपोल ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, थीटा 90 है। इस केस में टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है और पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। ठीक है, जिस बच्चे में या किसी में टीचर में अहंकार होता है, मुझे बहुत सारी फिजिक्स आती है, मुझे सब कुछ आता है, तो उसके दिमाग में स्टोर नहीं होता कुछ भी नॉलेज। उसको ऐसा लगता है मैं सब कुछ पहले से ही आता है, ऐसे नहीं होता है कभी। ये कंसेप्ट डेली लाइफ का यहाँ डाइपोल में लग रहा है। डाइपोल परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं मैक्सिमम टॉर्क है, उसकी पोटेंशियल 0 हो चुकी है। अब उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाते हैं थ्रू 180 ऐसे, ये चलो डायग्राम जैसे ही बन रही है, ये न्यू पोजीशन है ना, न्यू पोजीशन देखो ये वाली, पहले 90 पे है, अब थीटा 120 मान लो, तो फाइनल पोजीशन थीटा 2 है, उसको मैंने थीटा कह दिया मोर देन 90, इट्स मोर देन 90। ठीक है, तो ये थीटा इज मोर देन 90 है। कंसेप्ट को समझते चलो, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू सबकी पुट करी, एक डेरिवेशन बन गई, एक रिजल्ट बन गया, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बना है, तो ए डॉट बी हमारा जो कंसेप्ट है +1 का वेक्टर्स का। तो नॉन मेडिकल बच्चों ने 2 बार वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं, एक बार फिजिक्स के टीचर से पढ़ते हैं 11th क्लास में, एक बार +2 में जाके नॉन मेडिकल के मैथ्स के टीचर से ही पढ़ लेते हैं, डबल हो जाता है। तो मेडिकल के वाले स्टूडेंट्स को यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बार बार उनको वीडियोस को देखो या बुक से पढ़ो, है ना, जहाँ से पहले पढ़ा है वहाँ से पढ़ो। अपने कंसेप्ट को वीक ना होने दो कभी भी, और हैवी ना होने दो मैथ्स को अपने ऊपर, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, बेसिक मैथ्स चाहिए, कोई खास मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। ठीक है, दो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशियल के, इंटीग्रेशन के, हार्डली एक दिन का काम है। अगर एक लेक्चर में हम डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री सारी समझा रहे हैं, तो +2 नॉन मेडिकल मेडिकल हो, फिजिक्स जो है 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये आने वाले टाइम में एक छोटा सा वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, जिसमें डिफरेंशिएशन होगी, इंटीग्रेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, थोड़े मैथ्स के जनरल फॉर्मूले होंगे, उनको कैसे अप्लाई करना, कितना मैथ हमें फिजिक्स में चाहिए, उसका एक वीडियो मैं अभी डाल दूंगा 1-2 दिन के बाद। ठीक है, तो उसको देख लेना, आपकी प्रॉब्लम 100% खत्म, चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है। ये अब थीटा 0 आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब है? जब डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहते हैं। ठीक है, जब हम उसको उल्टा ले जाना चाहते हैं, ऑपोजिट टू दिस, ऑपोजिट टू लेके जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट 180 पे, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस ऑफ दूसरा तीसरा जो बीच का केस है वो थीटा 90 वाला। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो डेरिवेशन इनको आर्टिकल्स को देख के कॉपी पे लिखिए, नोटबुक पे स्टेप बाय स्टेप लिखिए, एक बार देख लो वीडियो, समझ लो, फिर लर्न करके ओरल अपनी नोटबुक को लिखिए, ताकि वो डिट्टो प्रोड्यूस हो, जैसे मैंने पढ़ाया ऐसे ही लिखा जाए। तो इनमें से काफ़ी सारे रिजल्ट चल जाएंगे, स्टेबल, अनस्टेबल, टॉर्क जब मैक्सिमम पोटेंशियल 0 है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं नीट के, सीबीएसई बोर्ड के। टॉर्क कब पोटेंशियल 0 होगी, अंडर व्हाट कंडीशन, at what angle the torque acting on the dipole place in the uniform electric field will be maximum, will be 0, potential energy maximum 0, minimum। ये चीज़ें फिर फटाफट आंसर हम दे सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाया गया है, क्योंकि डेरिवेशंस काफ़ी लेंथी आ रही हैं और वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहे हैं, तो शॉर्टकट नहीं कर रहा, मैं डिटेल में ही लिख रहा हूँ। अगर शॉर्टकट करेंगे तो ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको लैंग्वेज एंड डेरिवेशन एंड कंप्लीट स्टेप फॉर्म में ही कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में जब भी आप दोबारा रिवाइज करें तो आपको प्रॉपर 100% कंसेप्ट याद आता रहे। तो अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें बच्चों के बीच में, ताकि दूर दूर तक जो बच्चा है उसके पास ये फिजिक्स की एजुकेशन जो है, ये फ्री एजुकेशन है, बच्चे तक पहुँच जाए। तो सारा ही सिलेबस लेक्चर सीरीज के अंदर, कभी न्यूमेरिकल की सीरीज आ जाएगी, कभी लेक्चर्स आ रहे हैं, डेरिवेशंस आ रही हैं, कभी कंसेप्चुअली आ जाएंगे, कभी एमसीक्यू ही आ जाएंगे, कभी एनसीईआरटी सॉल्व ही आ जाएगी, अनसॉल्व आ जाएगी, एक कंटेंट में चलता रहेगा। पहले हमें थोड़ा सा टॉपिक का कंसेप्ट बनाने दीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल्स की लगातार 2-3 दिन हम लगातार मैथ्स ही करने वाले। ठीक है, तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।